Good morning to all of you. Now today we will start the chapter Lifelines of National Economy. ठीक है, इसमें हम लोग बात करना है कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, मतलब देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसकी लाइफलाइंस क्या है, मतलब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो नेशनल इकोनॉमी को बिल्डअप करती है, उसको चलाती है, ठीक है। और बिना उसके हमारी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती, ये हमें देखना है। देखिए, फर्स्ट है रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। आपको पता है इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क, इतनी लंबी जो रोड यहाँ पे आप देखते हैं, इतनी दूर तक जो कनेक्ट करती है, इतनी कहीं भी नहीं। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी व्यूड, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये हर जगह देखी जा सकती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। याद रखिएगा कि जो देखिए, तो हमने ये कहा कि जो जो रोड का जो कॉस्ट रहता है, मतलब बनाने में उसको, वो रेलवे लाइन से बहुत कम होता है, ठीक है। रोड्स कैन traverse comparatively more dissected and undulating topography। याद रखिएगा, जो रोड है, ठीक है ना, अगर हम कंपेयर करें उसका, तो वो क्या है, अगर हम उसकी टोपोग्राफी करें, मतलब एक तरह से मैपिंग करेंगे, तो वो आप देखेंगे, और जितनी भी रेलवे लाइंस आप देखेंगे या फिर वाटरवेज देखेंगे, तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत इजी वे है, ठीक है। और इसका पूरा जो मतलब आप मैप देखेंगे रोड नेटवर्क का, तो ये आपको बहुत क्या लगेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। रोड्स कैन negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas। देखिए, जो रोड्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें जितना भी हायर ग्रेडियंट्स होता है स्लोप का, ठीक है, ढाल का, वो आप देखेंगे कि अब जब माउंटेन से उसका कंपैरिजन करेंगे, मतलब माउंटेन में जो आपको पता है किनारे किनारे रोड बनाई जाती है, ठीक है, तो जो रोड बनाई जाती है, वो आप ये देखेंगे कि वो उसके कंपैरिजन में क्या होती है। जैसे आप रोड बनाएंगे अगर माउंटेन में, ठीक है, तो आप देखिएगा कि उसमें कितनी उनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप जब देखेंगे तो उसका जो माउंटेन की जो स्लोप रहती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जब हम लोग बीच-बीच में रास्ता बनाते हैं, ठीक है, रोड बनाते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा स्लोप को क्या करना पड़ता है, भाई स्लोप उसमें होती ही है, तो उसमें आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं कि जो मतलब माउंटेन वगैरह होते हैं, उसमें काफ़ी स्लोप हायर ग्रेडियंट की होती है, ठीक है। It is economical as transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distances। देखिए, जो हम बात करेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन की, तो बहुत फ्यू पर्सन ऐसे होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका देखेंगे जो भी अमाउंट है, ठीक है, जो भी ऐसे आप शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें, तो देखिए रोड से क्या होता है, हमें कोई भी डिस्टेंस कम ही लगती है। भाई आप कैसे भी जाएंगे, अगर आप मतलब कि ऐसे देखिए, एक तो एरोप्लेन एरोप्लेन से यानी कि एयरवेज से तो हम जल्दी क्विकली बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं कहीं भी। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की, तो रोड से क्या होता है, ऐसे मान लीजिए अब आपको यहाँ से सपोज़ दैट भरवाई जाना है, तो आप सोचेंगे ट्रेन पकड़ेंगे, करें वो करेंगे, ठीक है, आपको टिकट लेना पड़ेगा, फिर आप वहाँ जाओगे, उसके बाद आपको ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास व्हीकल अवेलेबल है, तो अपनी गाड़ी करोगे, आपको जहाँ जाना हो, आप वहाँ पहुँच जाओगे ईज़िली, क्लियर है ना? तो देखिए, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज़। फिर ये क्या है कि अब रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर रोड नहीं होती, तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती कम्युनिकेट करने में, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए, अब कोई हमारे पास सामान कम है, ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, उस कम सामान को पहुंचाना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम ट्रेन करेंगे या फिर हम क्या कहते हैं वाटरवेज से उसको पहुंचाएंगे। जब हमें कोई चीज़ इजीली मिल जाती है, तो हमने ये कहा कि जो रोड होती है उससे बहुत इजी होता है हमारे लिए, ठीक है, कहीं भी आना जाना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। और जो हमारे सामान होते हैं, ठीक है, यानी गुड्स जो हमारे होते हैं, तो उन्हें भी जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन करना है, सपोज दैट कहीं भी किसी भी जगह इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अब उन्हें क्या करना है, उस सामान को पहुंचाना है। मान लीजिए वो
किसी कस्बे में पहुँचाना है, तो अब वो ट्रेन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, उसमें उतना उनका पैसा ही लग जाएगा, तो फ़ायदा क्या निकलेगा? और रोड के थ्रू क्या होगा, वो अपने बाइक पे ही सामान रख के छोटे-मोटे जो लोग होंगे वो तो पहुँचा ही देंगे। और इंडस्ट्री में क्या होता है, उनको ट्रक से क्या होता है, जब वो चीज़ पहुँचाते हैं तो उन्हें सस्ता पड़ता है, ठीक है? तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और फिर अगर मान लीजिए डोर टू डोर सर्विस, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन से लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना? या फिर लोग मतलब अब रोड नहीं होती, स्ट्रीट नहीं होती, तो लोग कैसे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराते? तो रोड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ आपको ख़ास बात बता दें कि पूरे इंडिया में सिर्फ इलाहाबाद ही, मतलब जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, तो प्रयागराज ही ऐसा है जहाँ पे जो रोड है वो 90 डिग्री मिलती है। आप किसी भी गली से निकलना, ठीक है? और मेन रोड में आप पहुँच जाओगे। 90 डिग्री में बनी हुई है सारी रोड। और ये सिस्टम पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा पहले इसी को वो कैपिटल बनाने वाले थे, दिल्ली के जगह, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है ना? इसलिए उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने दिल्ली को, ठीक है, चूज़ किया था अपना कैपिटल बनाने के लिए। लेकिन पहले इलाहाबाद को उन्हें बनाना था, तो ब्रिटिशर्स ने इलाहाबाद में बहुत वर्क किया और उसे बिल्कुल ऐसा बनाया कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई गली कभी भी भूल जाओ, ठीक है, तो आप याद रखना कि आप अगर भूल भी जाते हैं, तो आप मेन रोड जाने के लिए आप सीधे चलते चले जाएंगे 90 डिग्री में, तो आप मेन रोड तक पहुंच ही जाएंगे। ये सिस्टम है यहाँ का, ठीक है ना? और ऐसे ही सिस्टम कहाँ-कहाँ होता था? हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे जो रोड हुआ करती थी वो 90 डिग्री एंगल में मिलती थी, जैसे कि आप इलाहाबाद में इस समय देख सकते हैं, ठीक है? और बाकी कहीं ऐसी कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है? देखिए आगे, इट इज़ यूज्ड एज feeder to other modes of transport such as they provide a link between railway stations, air and seaports. एक रोडवे ही ऐसा वे है, ठीक है, रोडवेज जो क्या करता है, रेलवे स्टेशन को भी लिंक करता है। भाई आपको अगर ट्रेन पकड़ना है तो आप कहाँ जाओगे, रेलवे स्टेशन जाओगे ना? तो आप कैसे जाओगे, बाई रोड ही जाओगे। फिर आपको एयरपोर्ट में जाना है तो भी आप बाई रोड ही जाएंगे। सी पोर्ट जाना है आपको, ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा वो सी पोर्ट से ही करेंगे, तो आप जाएंगे कैसे? भाई रोड तो चाहिए ना आपको। तो याद रखिएगा कि रोडवेज क्या होती हैं, यही सबसे बड़ा लिंक होती हैं, ठीक है? आ रही है बात समझ में? यही सबसे बड़ा क्या होती है, लिंक होती है। हम्म। इसके बाद आप ये देखिए कि नेक्स्ट है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब हम सिर्फ रोड में ही बात करेंगे उसकी टाइप यानी सुपर हाईवे की, ठीक है? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। देखिए स्टूडेंट, जब हम 6 लेन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि उस 6 लेन में गाड़ियों की आने और जाने दोनों की क्या होती है, मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है? और ये सुपर हाईवेज होते हैं, इनकी रोड बहुत बहुत वाइड होती है, ठीक है? क्योंकि उसमें कई पार्ट में उन्होंने रोड को डिवाइड कर देते हैं, उसमें आने जाने दोनों की सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है? और ये जो रोड होती है, सुपर हाईवेज होती हैं, ये लिंक करती हैं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और फिर दिल्ली। इन सारे मेजर जो हम लोग की सिटीज़ हैं, ठीक है, जिसे हम मेगा सिटीज़ कहते हैं, इनको ये लिंक करती हैं, ठीक है, जोड़ती हैं। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना हुआ है, सोचिए श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ तक ये कनेक्ट करता है, ठीक है, ये रोडवे। एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग यानी असम एंड पोरबंदर, गुजरात। और जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट है, भाई पहले हमने बात की नॉर्थ से साउथ में जो रोड का हमने बात की कॉरिडोर की, वो श्रीनगर से कहाँ आया, कन्याकुमारी तक। अब हम बात करेंगे ईस्ट से वेस्ट की कॉरिडोर की, तो ये जोड़ता है असम को गुजरात से, ठीक है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस।
देखिए इन सुपर हाईवेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि हमें टाइम कम से कम लगे और डिस्टेंस भी कम से कम समय में कवर हो जाए। ठीक है, तो इसका मेन यही है, रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस। These highways projects are being implemented by the National Highway Authority of India NHAI। अब देखिए ये जो जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो ये गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, अपना एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है जो क्या करता है, इसी पे वर्क करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिस भी स्टेट में रोड बननी होती है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी जो रोड बननी होती है, या फिर हम ब्रिज की ही बात करें, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं अदर सिटीज़ को, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक है, लेकिन मेनली स्टेट का ही होता है। लेकिन होता क्या है कि जो जैसे ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, रोड बनती है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए भाई इंडिया में तो अवेलेबिलिटी है लोगों की, लेकिन इतने स्किल्ड नहीं है जितने जापान के टेक्नीशियन हैं। तो जापान के हो गए, ठीक है, जर्मनी के हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, या चाइना के, तो ये लोग उनको हायर करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि आपको इतने दिन में ये ब्रिज या फिर रोड है इसको प्रिपेयर करना, तैयार करना है। ठीक है, तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो क्या कर सकें। देखिए अभी आपको पता ही है कि जो ये यहाँ पे ब्रिजेस बनने थे, तो अखिलेश यादव ने पहले हायर किया था जापान के टेक्नीशियन को। लेकिन जब इनकी सरकार आई योगी जी की, तो क्या हुआ, उन्होंने दूसरे कंट्री से इनको हायर किया। तो हुआ क्या कि अब देखिए जापान के टेक्नीशियन की बात ही अलग होती है। उन्होंने जो एक चीज़ बना ली, तो वो याद रखिएगा कि वो एक चीज़ जो वो बना देते हैं तो फिर वो लंबे समय तक चलने वाली होती है। अदर कंट्री के लोग भले ही उनसे कम पैसा लेंगे, लेकिन याद रखिएगा जितना अच्छे से जापान के टेक्नीशियन चीज़ बना देंगे उतना कोई बना नहीं सकता। ठीक है, वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो फिर यही लोग जो होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंसल्ट करते हैं, मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, फिर जो जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमें इन प्रोजेक्ट को किसको हैंड ओवर करना है, कौन सा देश बेटर है जो इस वर्क को अच्छे से कर पाएगा, इस तरह से। अब देखिए नेशनल हाईवेज की हम बात करते हैं, तो नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आर लीड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, सिविल लाइन से पीडब्ल्यूडी का आपने सुना ही होगा नाम। तो ये जो पीडब्ल्यूडी है ये हर जगह होती है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये स्टेट लेवल की अलग होती है और सेंट्रल लेवल की अलग होती है। देखिए आप इसके नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक CPWD, ठीक है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये क्या करते हैं, ये पब्लिक लेवल जनता के लिए जो वर्क होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है, जो भी मतलब पब्लिक के लिए XYZ जो भी काम होंगे वो सब यही CPWD करती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो नेशनल हाईवेज है ये हमारे देश का, ठीक है, ये क्या है, बहुत बड़ा लिंक है हर एक पार्ट का। तो ये क्या होते हैं, इनको मेंटेन कौन करता है, मतलब नेशनल हाईवेज को मेंटेनेंस उनकी, या नए नेशनल हाईवेज बनाना, ये सब इस पे वर्क कौन करेगा, CPWD करेगा। और जितने भी स्टेट लेवल के हाईवेज होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्टेट हाईवेज लिंक स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जो स्टेट हाईवेज होते हैं, ये जो किसी भी स्टेट की कैपिटल होते हैं, जैसे यूपी का कैपिटल क्या है, लखनऊ है। हम MP की बात करें तो उसका कैपिटल क्या है, भोपाल। तो ये क्या करेगा कि स्टेट के जो कैपिटल होंगे उनको अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे उनसे जोड़ेगा। ठीक है, आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स। जैसे डिपार्टमेंट PWD, जैसे अभी आपको पता है सिविल लाइन्स, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, तो यहाँ पे स्टेट लेवल का वर्क होता है। ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज का भी होता है यहीं पे। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की, मीन्स शहर की। ठीक है, शहर की जो रोड होती है, जिला लेवल की जो रोड होती है, मतलब
These roads connect the district headquarters with other places of the district. तो जो डिस्ट्रिक्ट रोड बनाई जाती है वो इस पर्पज से बनाई जाती है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को किससे जोड़ेगा, ये जोड़ेगा अदर जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उससे, और ये मेंटेन करेगा जिला परिषद को। ठीक है, मतलब जिला परिषद क्या होगा, मेन होगा, उससे जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की रोड होगी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होगी, वो जुड़ेंगी, जिससे जिला परिषद क्या, और ये सब कौन करेगा, इसे जिला परिषद मेंटेन करेगी। तो वहां तक जहां तक जिला परिषद होता है वहां तक वो पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, वो ऐसी रोड बना, मतलब उन्हीं के, आप कह सकते हैं, डायरेक्शन में ही बनती है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो अदर डिस्ट्रिक्ट के प्लेस होंगे उससे जोड़ेंगे, जिससे कहीं भी वो जो रोड बनाई जाती है, फिर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ती है डिस्ट्रिक्ट से, वो इतनी स्मूथ बनाई जाती है कि वहाँ पे तुरंत जो भी वर्क हो वो मतलब पेंडिंग ना होने पाए और कम समय में जल्दी से जल्दी हो जाए। इसीलिए इन रोडों को बहुत बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, और वहाँ की रोड अगर ख़राब हुई तो तुरंत उसको मेंटेन कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा होना है, उसी रोड से ही होना है। ठीक है, तो वो रोड कभी ख़राब नहीं होती है। जैसे मेन आप सिविल लाइंस की रोड देखिए, उधर देखिए जहाँ जिला परिषद, उधर साइड की रोड देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ रहेगी, वहाँ पे कोई खराबी नहीं। अब हम बात करते हैं अदर रोड्स की, जो नॉर्मल रोड होती हैं। तो रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, these roads receive special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जो बाकी रोड होती हैं जो रूरल होती है, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों की हम बात करते हैं, वहाँ जो रोड बनाई जाती है, जो रूरल एरियाज को किससे जोड़ती हैं, विलेज के जो, ठीक है, विलेज से जोड़ती हैं, और किससे जोड़ती हैं, टाउन से। जैसे कि हमेशा कोई भी गांव जो होता है उसके आसपास कोई ना कोई टाउन जरूर होता है। ठीक है, तो ये उससे इंटरेक्ट करती हैं, वो रूरल रोड्स जो होती हैं वो क्या करेंगी, जो भी रूरल एरियाज हैं और गांव हैं उनको टाउन से जोड़ेगी। ठीक है, जिससे उन्हें कोई भी गुड्स लेना है, कोई भी सामान लेना है, मतलब तो उन्हें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और उनके पास भाई, जैसे मान लीजिए अपना व्हीकल है, मान लीजिए उनके पास, हम कह रहे टू व्हीलर है, ठीक है, या फोर व्हीलर जो भी, तो उनको कम से कम गांव से शहर जाने में दिक्कत तो नहीं होगी, रोड बनी रहेगी। रोड नहीं बनी रहेगी तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ है। अब देखिए, दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल, हाँ, तो इन्हें क्या दिया जाता है, इनको बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रीज़न क्या है कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर आती हैं, और इनका ये मोटिव ही है कि इन्हें क्या करना है, इन्हें रूरल रोड को मतलब इतनी बेहतर बनाना है कि ये लिंक कर सकें। अगर ये टाउन से लिंक करेंगी तो फिर टाउन किससे लिंक करता है, आपको पता है, ये डिस्ट्रिक्ट से करता है। तो यानी सब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे ना। तो मेन मोटिव यही है। ठीक है, मेन मोटिव यही है कि इन्हें इंटरेक्ट करना है सबसे। फिर हम बात करते हैं बॉर्डर रोड की। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। जो बॉर्डर रोड होती है तो उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो किनारे बॉर्डर की रोड होंगी, ठीक है, बॉर्डर एरियाज मतलब जैसे गुजरात हो गया, बॉर्डर है ना पाकिस्तान का, उधर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उधर उधर से भूटान आसपास आप देखिए, यूपी से जुड़ा हुआ, ठीक है, तिब्बत है। तो ये सब चीज़ें, ये जो बॉर्डर बॉर्डर की आप देखेंगे, या जम्मू कश्मीर के किनारे किनारे, तो ये सब क्या होता है, जो बॉर्डर रोड्स होती हैं उनका एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, ये रोड को बनाते हैं, ठीक है, और मेंटेन करते हैं, ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बॉर्डर में जो है, वो उनको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है रोड डेंसिटी। अब हम बात करते हैं लास्ट रोड वेज में रोड डेंसिटी की, कि द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरियाज इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। डेंसिटी ऑफ रोड किसे कहते हैं, जो, याद रखिएगा, जो लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली होगी वही डेंसिटी ऑफ रोड है। ठीक है,
पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हर एक 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो भी आप रोड देखते हैं वही उसकी डेंसिटी होगी। इसको हम लोग 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही मेज़र कर सकते हैं। Density of all roads varies from only 10 km in Jammu and Kashmir to 375 km in Kerala with the national average of 75 km। देखिए, जो भी डेंसिटी है सभी रोड्स की ये वेरी करती है, ठीक है, मतलब अलग अलग है। जैसे हम बात करें 10 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में, अब वहाँ की डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है, और केरला की बनाई गई है तो 375 किलोमीटर बनाई गई है। लेकिन इतना जान लीजिएगा कि जब एक नेशनल एवरेज हम निकालें रोड डेंसिटी का, तो ये 1996 से 97 के बीच में 75 किलोमीटर ये तय कर दिया गया कि यही आपका क्या रहेगा, डेंसिटी का एवरेज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलवेज की, ठीक। तो द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की हम बात करते हैं, तो हमने बात की, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेलवेज की। आपको पता है कि अगर ये रेलवे सिस्टम नहीं होता तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं होता। तो ये बात ब्रिटिशर्स की है, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो क्या चाहते थे कि वो एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या हो सके, मतलब कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो हो सके। तो इसके लिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे इंडिया में रेलवे क्या किया, रेलवे लाइन बिछाई, ठीक है। तो उनका उसमें खुद का फ़ायदा था, याद रखिएगा। ये कोई हमारी हमदर्दी के लिए ऐसा उन्होंने नहीं किया कि वो हमारी बेहतरी के लिए ऐसा करना चाहते थे कि इंडिया को बहुत डेवलप करना चाहते थे। ऐसी सोच नहीं थी उनकी। उनकी सोच ये थी कि उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत डिफ़िकल्टी को मतलब कि उनको फेस करना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम रेलवे लाइन बिछा दें जिससे हमें कम्युनिकेट करने में ईज़ी हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पलड़ा उन पे ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछ गई तो जो रिवॉल्यूशनिस्ट थे, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, उनके लिए भी ईज़ी हो गया था एक जगह दूसरी जगह जाना, ठीक है, और वो लोग भी कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो ये उनके लिए क्या हो गया, एक प्लस पॉइंट बन गया था, लेकिन यही ब्रिटिशर्स के लिए आगे जाके नेगेटिव पॉइंट बन गया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं रेलवेज़ की, और आपको पता भी है कि रेलवेज़ से ही हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अभी देखिए हाल ही में कोविड-19 की वजह से आपको पता है ट्रेनें बंद हो गई थी, तो डेली उन्हें 250 करोड़, ठीक है, का उन्हें क्या हो रहा था, मतलब 2500 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा था। आ रही बात समझ में? क्योंकि आप सोचिए एक ट्रेन में कितने लोग ट्रैवल करते हैं, सोचिए। आपको पता होगा कि लोग किस-किस तरह एडजस्ट करते हैं ट्रेन में बैठ के केवल जाने के लिए, और एक ट्रेन में कितने लोग सफ़र करते हैं एक साथ, और इतनी कितनी ट्रेनें डेली चलती हैं। तो सोचिए उन्हें कितना प्रॉफ़िट होने वाला था। लेकिन आपको पता है कि अब जो मतलब रेलवे है उसका प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है, वो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। अब बात ये आती है कि जैसे प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जो रेलवे में काम करने वाले लोग थे, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी, ठीक है ना? उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कहीं भी जा सकते थे अपने पास से, अब वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रहेगा, अब वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, और वो अपनी मर्ज़ी से ही क्या करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से किराया भी लगाएँगे, ठीक है? और अपनी मर्ज़ी से ही वो क्या करेंगे, प्लेटफ़ॉर्म का टिकट हो गया या फिर जो टिकट है, अब जो भी एसी का टिकट है वो सब काफ़ी हद तक, जहाँ तक है, महँगे ही हो जाएँगे, ठीक है? वो तो बाद में पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये देखिए प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब ये होता है गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमें पूरे साल में आपसे इतना पैसा चाहिए, बाकी जो प्रॉफ़िट होगा वो आपका होगा। तो गवर्नमेंट एक मतलब अपने पैसे को निर्धारित कर लेगी, मनी को निर्धारित कर लेगी कि हाँ भाई इतना ही चाहिए, डिसाइड हो गया। उसके बाद जो भी बच रहा है वो प्राइवेट लोगों का, जो भी मतलब प्राइवेट कंपनी जो भी हायर करेगी, ठीक है, रेलवेज़ को, ठीक है, जो भी प्राइवेट हाथों में जाएगा, वो उन अपनी मर्ज़ी से अब रेगुलेट करेंगे रेलवे को।
इससे ये जो होगा कि वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा प्राइवेट हाथों में जाने के बाद, ठीक है? अब आप देखेंगे रेलवे और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो किराया है और जो फैसिलिटीज़ मिलती है रेलवे में काम करने लोगों को, वो अब नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। अब जो रेलवे के भी होंगे, ठीक है, स्टाफ, उनको भी किराया देना पड़ेगा। ये तो देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो जो रेलवेज होती है, रेलवे नेटवर्क जो होता है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हद तक क्या करता है, प्रभाव प्रभाव डालता है, ठीक है ना, किसमें, जो हमारी फिजियोग्राफिक है, जो हम ऐसे फिजियोग्राफिक अगर ग्राफ देखेंगे उसके बेस पे देखा जाए, इकोनॉमिक पर्पस से देखा जाए, अर्थव्यवस्था के पर्पस से, या फिर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्रशासन के, तो हर एक फैक्टर पे इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। The Himalayan mountain regions are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population, and each of economic opportunities. अब हम हिमालयन माउंटेन की बात करें, जो वहाँ जो रीजन्स है, तो वो अनफेवरेबल है भाई। कैसे वहाँ रेलवे लाइन कैसे जाएंगी, उसके लिए उन्हें कितना मतलब प्रॉब्लम आएगी उन्हें, मतलब कि आपको पता ही, माउंटेन को काटना पड़ेगा, तब वो किस तरह से इसे सुरंग बनाएंगे, तब वो वहाँ पे रेलवे लाइन जा सकती है। तो जो ये बनाई जाती हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, और इतने अच्छे टेक्नीशियन अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे और कंट्रीज़ में ऐसा होता है, बीच से जो मतलब गुफाओं काट करके बनाए जाते हैं रास्ते, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? बहुत हैवी मशीन्स चाहिए होती हैं, और टेक्नीशियन बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। तो ये बिल्कुल भी मतलब कि माउंटेन के रीजन होते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है? The northern plains, having high population density, provide most favorable condition for their growth. लेकिन वही नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन समझ ही रहे हैं ना, पंजाब से लेकर असम तक का जो बेल्ट है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पूरी फेवरेबल कंडीशन भी, क्योंकि ये पूरे प्लेन है ना, मैदानी। देखिए, माउंटेन में अब सोचिए, माउंटेन को काट काट के रास्ता बनाना, उसमें रेलवे लाइन ले जाना, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उसके लिए टेक्नीशियन भी अच्छे चाहिए, मशीनें भी ऐसी चाहिए, और एक्सपर्टेंसी भी चाहिए, जो यहाँ नहीं है। लेकिन प्लेन में क्या है, मैदानी इलाकों में बहुत ईजी होता है बनाना। आ रही बात समझ में? Rivers requiring construction of bridges across their wide beds pose some obstacles for the construction of railway lines. और आपको पता है कि इसके लिए पानी भी चाहिए भाई, कंस्ट्रक्शन होगा ब्रिज का, ठीक है ना, आपको पता ही है कि क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो आपको पता है कि रिवर्स रिकरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है बाधा, ये बाधा है, ठीक है, कि क्योंकि आपको पता है कि हर जगह तो रिवर नहीं अवेलेबल हो जाएगी ना, तो जहाँ जहाँ नहीं है, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। आ रही है बात समझ में? इसलिए तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।